हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज इस छोटे से लेक्चर में हम लोग दो डेरिवेशन को प्रूव करेंगे। पहला रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का मैथमेटिकल फॉर्मूला और दूसरा लेंस मेकर फॉर्मूले पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है कि रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस में है क्या। तो आप कहेंगे कि हमें एक कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस आपको कंसीडर करना पड़ेगा और फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर कहीं पर हम प्लेस करें तो उसका इमेज कहां बनेगा और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन को हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे और वही रिलेशन आपका कहलाएगा रिलेशन फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम करते हैं, इसका रे डायग्राम हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो देखिए अब इसमें कर्व सरफेस है तो दो टाइप के कर्व सरफेस हो सकते हैं। कॉनकेव टाइप कर्व सरफेस होगा या आपका कॉन्वेक्स टाइप होगा, आप पर डिपेंड करता है। आप कोई भी कर्व सरफेस को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक कॉन्वेक्स या वेक्स लाइक कर्व सरफेस पे हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। हमें आपको एक बात तो पता है कि सबसे पहला काम होता है हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करना। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये आपका इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर किसी भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे P से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद ये कर्व्ड सरफेस है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आपका होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले पॉइंट पे कहीं होगा आपका। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को O से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें एक रे जो पैरेलल जा रही है यहाँ पे, वो बिना किसी डेविएशन से होते हुए आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगा, आपका पास कर जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो इसका मतलब क्लियर कट है कि उसमें कोई भी डेविएशन आपका पॉसिबल नहीं है। इसके बाद देखिएगा, एक रे हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं जो एक सर्टेन डिग्री के एंगल पे आपका एक सर्टेन डिग्री के एंगल पे आपका क्या हो रहा है, पास हो रहा है। जैसे ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो आपको सबसे पहले वहां पर एक लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा और इस लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं इसे, नॉर्मल। ठीक है, अब अगर हम इस बात को कंसीडर करें यहाँ पे कि इधर वाला मीडियम आपका रेयर मीडियम है, इस तरफ वाला मीडियम आपका डेंसर मीडियम है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब लाइट नॉर्मल की तरफ क्या होगा, बेंड कर जाएगा। तो लाइट जाना चाह रहा था सीधा, पर अब ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा और जहां पर जाकर ये इंटरसेक्ट करेगा वहां पे क्या बना देगा, आपका इमेज बना देगा। तो ये आपका रिफ्रैक्शन थ्रू वेक्स टाइप स्फेरिकल सरफेस का ये आपका रे डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब देखिए कितने डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हुआ, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, I। कितने डिग्री पे रिफ्रैक्शन हुआ तो क्या मान लेते हैं, R। ठीक है, अब हमें कुछ और पैरामीटर की जरूरत है तो हम लोग फटाफट इसको मेंशन करते हैं। ये इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, इस एंगल को हम मान लेते हैं बीटा और इस एंगल को मान लेते हैं हम लोग गामा। ठीक है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट रखा है तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, वहां आपका इमेज बन रहा है तो वो डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस कहेंगे v और ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो इसे आप किस से रिप्रेजेंट करेंगे, r से। हमारा ये रे डायग्राम बनकर तैयार हो गया। हाँ, एक चीज और यहाँ पर रखिएगा कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कीजिएगा और इस पॉइंट को P डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब U, V और R के बीच में हमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है यहाँ पे। साथ ही साथ ये इस साइड जो मीडियम है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कितना मान ले, μ1। ठीक है, उस तरफ जो ये पूरा स्फेरिकल है आपका तो इधर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग μ2 मान लेते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा μ2 इज डेंसर एज कंपेयर टू μ1। ठीक है, अब चलिए इसके रिलेशन को फटाफट हम लोग प्रोसीड करते हैं। कैसे होगा प्रूफ, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर अब हम लोग एक ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं और वो ट्राइंगल थोड़ा गौर से देखिएगा।
वो ट्राइंगल हम लोग कंसीडर करेंगे ओ सी एम। तो कहेंगे इन ट्राइंगल ओ सी एम। अब किसी भी ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, याद कीजिएगा 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। मतलब किसी भी ट्राइंगल में अगर दो इंटीरियर एंगल का सम हमेशा एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप कह सकते हैं एंगल, थोड़ा गौर से देखिएगा, सी ओ एम, या आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक एंगल अल्फा मान रहे और बीटा, ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गया, अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू, और आई आपका क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इज इक्वल टू आई। और इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। ठीक है। सेकेंड, एक ट्राइंगल और कंसिडर करते हैं, थोड़ा गौर से देखिए, सी एम आई। तो कहते हैं इन ट्राइंगल सी एम आई। अब दो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हो गया आपका, तो आर और गामा, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो आर प्लस गामा इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, तो बीटा के बराबर होगा। तो एक बात बताइए, आर इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा माइनस गामा, और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तक बातें क्लियर है। अब कहेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगर मैं स्नेल्स लॉ की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू देयर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वो रिलेटिव कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हमने एक रूल डिस्कस किया था कि जिस मीडियम में इंसिडेंट होगा उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। तो देखिए इंसिडेंस तो मीडियम फर्स्ट में हुआ आपका, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखेंगे, और रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ, सेकेंड मीडियम में हुआ, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन, या आप चाहे तो म्यू टू वन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद एक कंसीडरेशन करते हैं यहाँ पे, कहते हैं इफ एंगल आई एंड एंगल आर वेरी स्मॉल, अगर आई और आर की वैल्यू अगर बहुत छोटी वैल्यू है, तो ध्यान रखिएगा साइन आई की जो वैल्यू है वो आई के बराबर हो सकती है, और साइन आर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो सकता है, आर के बराबर हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, तुरंत साइन आई अपॉन साइन आर को आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देंगे, अब थोड़ा गौर से देख चलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप यहाँ पे मेंशन कर दिए आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, तो आई को क्या लिख सकते हैं, तो आप फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, अल्फा प्लस क्या लिख सकते हैं, बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन, और आर को क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, म्यू टू अपॉन म्यू वन लिख देंगे यहाँ पे। अब एक बात बताइए थोड़ा गौर से, अगर आई और आर, एंगल आई और एंगल आर बहुत छोटी वैल्यू है, देन अल्फा बीटा और गामा आर ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो अल्फा बीटा गामा ये तीनों आपका स्मॉल हो सकता है, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं tan अल्फा की वैल्यू भी अल्फा, tan बीटा की वैल्यू भी बीटा, और tan गामा की वैल्यू भी गामा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एक बात बताइए, इस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन बीटा माइनस गामा है, tan बीटा माइनस tan गामा इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, म्यू वन tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू म्यू टू tan बीटा माइनस tan गामा। अब एक बात बताइए, म्यू वन
tan का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता है tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका। तो अब थोड़ा गौर से देखिएगा अल्फा वाले में, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? mp डैश, और बेस में क्या है आपका? u, और ध्यान रखिएगा ये लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या लीजिएगा? माइनस u। इतनी बातें क्लियर? tan बीटा, बीटा के लिए देखिए यहाँ पे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला आपको दिख रहा होगा MP डैश C। अब उसमें परपेंडिकुलर क्या है आपका? MP डैश, और बेस क्या है आपका? P डैश C, और P डैश C आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो आप क्या लिखेंगे? R। और क्योंकि ये राइट हैंड साइड है आपका, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? पॉजिटिव, इज इक्वल टू म्यू टू tan बीटा को फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस MP डैश अपॉन R माइनस tan गामा। अब ये पूरा गामा देखिएगा MP डैश I तक, तो आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर MP डैश, और बेस क्या है आपका? P डैश I, और P डैश I को क्या लिखेंगे? ये तो इमेज डिस्टेंस है तो क्या लिखेंगे? V। अब एक बात बताइए, MP डैश कॉमन लीजिए, MP डैश कॉमन लीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए? कैंसिल, तो ये सब टर्म आपस में क्या होगा? कैंसिल। तो बचा क्या आपका? अब थोड़ा सा यहां पर देखिएगा ध्यान से, आप कहेंगे यहां पे μ1 अपॉन u, और इसका माइनस ऊपर लेकर आ गए, ठीक है। उसके बाद प्लस μ1 r हो गया आपका। उस तरफ आइए, μ2 अपॉन r माइनस μ2 अपॉन v हो गया आपका। अब देखिए इसको इस तरफ लेकर आइए, तो ये माइनस है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा? प्लस μ2 अपॉन v, फिर ये वाला टर्म माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 अपॉन r माइनस μ1 अपॉन r। तो देखिएगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू, अब r को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपका? μ2 माइनस μ1 1 अपॉन r, और इसी इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस। अब देखिए आप कहेंगे कि सर हमारे बुक में तो कुछ μ2 μ1 के टर्म में नहीं था, वहां कुछ 1 टाइप का था और यहाँ μ माइनस 1 था, वो कहाँ से आया? तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आप चाहे तो उस इक्वेशन तक भी आ सकते हैं या आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए जब आप ये रिफ्रैक्शन करवा रहे थे, अगर मैं कहूं कि ये बाहर वाला जो पार्ट है आपका वो एयर है, बाहर वाला पार्ट क्या है आपका? एयर, तो आपको पता है एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है आपकी? 1, और ये कोई मीडियम है तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कितना मान ले? म्यू, और ये कोई मीडियम है तो μ1 के जगह 1 रख सकते हैं और μ2 की जगह पर म्यू रख सकते हैं। तो यही इक्वेशन आपको क्या बनकर तैयार हो जाएगा? थोड़ा गौर से देखिएगा, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आप कहेंगे μ1 की वैल्यू 1 क्योंकि एयर है आपका, ऐसा मानते हैं अगर आप कंसीडर करते हैं। μ2 की वैल्यू कोई भी म्यू है, ठीक है ना, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? म्यू अपॉन v माइनस 1 है आपका μ1, तो μ1 की जगह पे आप कितना रखेंगे? 1, तो 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 की जगह पे म्यू माइनस 1 अपॉन r। और इसी इक्वेशन को आप जनरली बुक्स में आप देखते होंगे, तो वो इसलिए क्योंकि उसमें आपका μ1 और μ2 की वैल्यू को फीड कर देते हैं यहाँ पे। तो आप चाहे तो इस डेरिवेशन को अगर बुक में आए तो आप यहाँ तक आप प्रूफ करें, अगर ये वाला डेरिवेशन आए तो यहाँ तक आप इसे मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। और ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला में याद रखने वाली ये बात है कि यहाँ पर μ1 होगा कि μ2 होगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये थोड़ा सा लेंस फॉर्मूला के बेस्ड है आपका, पढ़े थे ना 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो देखिए v और u तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है,
अब ऊपर में क्या होगा, तो आप कहेंगे जहां पर इमेज बना, जिस मीडियम में इमेज बना उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रख देना आप, और जिस मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट है उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आप रख दीजिएगा, तो आपका ये फॉर्मूला बनकर तैयार होगा। फिर आप इस वाले में से इस वाले को क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस को क्या करेंगे, मैथमेटिकली प्रूफ कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद, क्योंकि इसी के बेस्ड पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है आपका। ठीक है ना, चलिए तो उसको हम लोग फटाफट क्या करते हैं, मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। चलिए अब हमें यहां पर लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूफ करना है। अब लेंस मेकर फॉर्मूला में याद रखिएगा, नाम मेकर है, मेकर मतलब इसको बनाने के लिए जो फॉर्मूला होगा। अब आप कहेंगे कि बनाने में क्या यूज होगा, तो ध्यान रखिएगा लेंस का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो ऐसा है तो कॉन्वेक्स, और ऐसा हो गया तो कॉनकेव। तो भाई अगर केव का पार्ट है तो इसकी कर्वेचर कितनी होगी, इधर वाले लेंस की क्या कर्वेचर होगी, तो कितने कर्वेचर पे क्या पावर मिलेगा, क्या फोकल लेंथ मिलेगा, इन्हीं के बीच में जो रिलेशन है उसी रिलेशन को क्या कहते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। तो चलिए इसको मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ करें, और इसके लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन को कंसीडर करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसे कॉनकेव पे भी प्रूफ कर सकते हैं और कॉन्वेक्स पे भी प्रूफ कर सकते हैं। तो जनरली बच्चे कॉन्वेक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो हम भी इसमें कॉन्वेक्स के थ्रू ही इसके रिलेशन को हम लोग यहाँ मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहला काम है आपको यहाँ पे एक लेंस को कंसीडर करना। यहाँ एक लेंस को हमने यहाँ पे कंसीडर किया, और आपको पता है कि लेंस है तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा एक ऑप्टिकल सेंटर, और ध्यान रखिएगा यहाँ ऑप्टिकल सेंटर को हम O से नहीं P से रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप P से यहाँ ऑप्टिकल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा इसलिए ताकि हम ऑब्जेक्ट को O से रिप्रेजेंट कर पाए। ये आपको पता है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पार्ट है तो 1 1, और दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट का है तो 2 2। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के, सॉरी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम लोग प्लेस करते हैं। तो देखिए इसका रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन उतना कहते हैं ना, डेरिवेशन को सिर्फ समझना है, क्योंकि 2-3 लाइन में ही आप इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर लेंगे, तो पर इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने प्रेजेंट कर दिया, तो अगर पास हो रही है तो ये बिना किसी डेविएशन से आपका क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। देखिए पहला जो रे है आपका, ये सीधा आपका गया और बिना किसी डेविएशन से यूं आपका पास कर गया। दूसरा रे, थोड़ा गौर से देखिएगा भाई साहब, ये आपका एक रे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, और ध्यान रखिएगा जैसे ही आपने एक रे को यहाँ पे एक ऑब्लिकली इंसिडेंट करवाया तो उस पॉइंट पर जाकर उसका रिफ्रैक्शन होगा, ये बात कंफर्म है। अगर रिफ्रैक्शन होगा तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इधर रेयर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा, तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगा। तो आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिएगा हमने एक नॉर्मल को यहाँ पर ड्रॉ किया, और नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। अब देखिए लाइट जाना किधर चाह रहा था, इस तरफ, पर ये किधर मुड़ जाएगा, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। यहां तक बातें क्लियर है। अब एक बात बताइए, अगर ये कर्व्ड सरफेस रहता और ये दूसरा कर्व सरफेस नहीं होता तब क्या होता, तो उस कंडीशन में आप कहते कि ये जो लाइट रे है आपका ना, ये जो लाइट रे है आपका, ये बिना किसी डेविएशन के यहां जाकर आपका इंसिडेंट होता। अब अगर उस पॉइंट पर जाकर अगर वो इंसिडेंट हो रहा है वहां पे, ध्यान दीजिएगा, तो वहां पे वर्चुअली आप कहें तो यहां पर एक इमेज बनता कि नहीं बनता, थोड़ा ध्यान से।
अगर ये सेकंड वाला कर्व सरफेस नहीं होता तो ये रे सीधा जाता और वहां जाकर इंसिडेंट करता, तो एक रे तो गया था और ये भी मिल जाता, तो वहां इमेज बनता। पर वो इमेज कब बनता? जब सेकंड कर्व सरफेस नहीं होता। तो इस वजह से पहले कर्व सरफेस के हिसाब से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट तो आपका ओ रहेगा, पर पहले वाला कर्व सरफेस के हिसाब से तो ये तो रे इसने ऐसे बेंड कर दिया और ये रे जाकर यहां पर मीट किया, तो ये जो इमेज बना ये पहले वाले कर्व सरफेस का बना। ध्यान रखिएगा, वो जो इमेज बना वो पहले वाले कर्व सरफेस का, क्योंकि पहले वाले कर्व सरफेस ने तो उसे बेंड कर दिया। अब कौन आएगा? सेकंड वाला कर्व सरफेस आपको आएगा। और देखिए सेकंड वाले कर्व सरफेस पे जैसे ये रे आपका इंसिडेंट करेगा तो आपको पता है जहां पर रे आपका इंसिडेंट करता है वहां पे आपको क्या ड्रॉ करना पड़ता है? एक नॉर्मल को ड्रॉ करना पड़ता है। अब देखिए लाइट डेंसर से कहा जा रहा है आपका रेयर मीडियम में, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब कि वो क्या होगा? उससे दूर जाएगा। तो रे तो ऐसे जा रहा था, पर अब इधर ना जाकर ये हल्का सा क्या करेगा आपका, और यहां पर आपका इमेज बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहले वाले कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट आपका O, पर इसका इमेज क्या होगा? I डैश। और दूसरे वाले कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट आपका क्या रहेगा? तो आप कहेंगे I डैश। अब ऑब्जेक्ट O नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा? I डैश। और इस सेकेंड वाले के लिए इमेज क्या रहेगा आपका? I। बस इसी फॉर्मूले, इसी कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ समझना है। बाकी आप रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, आपका मैथमेटिकली आपका रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब देखिए ये आपका इमेज है, रियल का इमेज बना आपका, तो ये v, और जो पहले वाले कर्व सरफेस का इमेज था उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? v डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा रे डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा गौर से देखिएगा, कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट कर्व्ड सरफेस, पहला कर्व्ड सरफेस के लिए। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला था, याद कीजिएगा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये फॉर्मूला था आपका, बस उसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं यहाँ पे। पर उससे पहले हम इस बात को यहाँ पर मेंशन करते हैं, बाहर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये जो लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और इसके बाहर फिर से आपका क्या आ जाएगा? μ1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए पहले वाले कर्व सरफेस की बात करिए, तो फॉर्मूला में था, हमने आपको बोला था ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, पहली बात। दूसरी, यहां पे इमेज डिस्टेंस और यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इमेज कहां बना आपका? तो पहले वाले कर्व सरफेस का इमेज I डैश पे है, तो वो कितनी दूर पे है आपका? V डैश, तो V डैश रखिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां है? तो ऑब्जेक्ट तो O पे है, तो वो डिस्टेंस U। अब देखना V डैश की जो वैल्यू है वो किस मीडियम में है? तो आप कहेंगे, आप थोड़ा गौर से देखिएगा कि जो लाइट आपका बेंड किया उसी मीडियम में एज इट इज उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब वो मीडियम आपने क्या कंसीडर किया? μ2 को कंसीडर किया। तो इस वजह से V डैश के ऊपर क्या जाएगा आपका? μ2, और ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका? μ1, और यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिए, μ2 माइनस μ1, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू सेकंड कर्व्ड सरफेस। अगर सेकंड कर्व सरफेस की अगर आप बात करते हैं तो आप कहेंगे फिर वही इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहेंगे यहाँ पे इमेज क्या है? तो आप कहेंगे सेकंड कर्व सरफेस के लिए इमेज तो आपका I रहेगा आपका, पर सेकंड कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? तो I डैश है आपका। तो एक बात बताइए, अगर इमेज अगर आपका I है तो उसका डिस्टेंस कितना है आपका? V। ऑब्जेक्ट अगर I डैश है आपका तो उसका डिस्टेंस कितना है? V डैश। अब V कहाँ है? तो V तो रियल एयर आपका μ1 वाले मीडियम में है आपका, तो इसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1,
और इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ था आपका, तो आप कह रहे थे कि वो μ2 वाले मीडियम में ही था आपका, तो इस वजह से यहाँ पे μ2, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, μ1 माइनस μ2, और ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या आप कह लीजिए ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कीजिए तो क्या होगा आपका, μ2 अपॉन v, ध्यान रखिएगा ये क्या था आपका v डैश, माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। अब एक बात बताइए, μ2 अपॉन v डैश, μ2 अपॉन v डैश कैंसिल हो गया, तो इस वाले टर्म को पहले रख लीजिए और μ1 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, अब इधर देखिएगा थोड़ा गौर से, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, माइनस को कॉमन ले लीजिए तो ये इंटरचेंज कर जाएगा, μ1 माइनस सॉरी μ2 माइनस μ1 अपॉन r2। अब आप क्या करिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉमन लीजिए और इक्वेशन को आगे प्रोसीड कीजिए, थोड़ा गौर से देखिएगा, μ1 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, अब μ2 माइनस μ1 कॉमन हो गया तो बचा क्या 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब एक काम करिए, μ1 को नीचे डिवाइड में लगाइए तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। हो गया कि नहीं हो गया आपका। अब एक बात बताइए, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, याद कीजिएगा लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले में क्या था आपका 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u की जगह 1 अपॉन f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और इसी मैथमेटिकल फॉर्मूले को क्या कहते हैं आप, लेंस मेकर फॉर्मूला। देखिए कितना फोकस चाहिए, कितना फोकल लेंथ आपको चाहिए, उसका R1 और R2 के बीच में रिलेशन है कि नहीं है। तो जो ऑप्टिकल डिजाइन कर रहे होंगे R1 को वो मान लेंगे, ठीक है ना, R2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, तो R2 की वैल्यू कितनी रखे वो, ताकि आपको एक जो गिवन फोकल लेंथ है उस फोकल लेंथ का आपको वो लेंस ऑब्टेन हो जाए। इसी वजह से इस फॉर्मूले को क्या नाम दिया गया आपका, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमारे बुक में तो ये μ2 और μ1 तो है ही नहीं आपका, तो वही अभी जस्ट आपने किया था, थोड़ा ध्यान से, μ2 की वैल्यू हमने μ माना था और μ1 ईयर था तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। तो देखिए 1 अपॉन f इज इक्वल टू μ माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और बेटर लिखते तो क्या होगा, μ माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कहते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला को मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।